Welcome guys in this special video of chemistry. Myself Ankur sir. Right now we are finishing the chapter of chemistry. Chapter name is Chemistry in Everyday Life. So guys, ये इस चैप्टर के NCERT बेस्ड चैप्टर के 7th वीडियो विच इज़ लास्ट वीडियो, और प्रीवियस 6 वीडियोस में हमने हर एक इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करा था. तो गाइज इस वीडियो में हम देखते हैं क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो गाइज बेसिकली ये जो चैप्टर डील करता है ये अबाउट ड्रग को डील करता है. ड्रग क्या होता है, ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके बाद में ड्रग कैसे एंजाइम और रिसेप्टर को टारगेट करता है. ड्रग का एक पार्ट कंप्लीट होगा. उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप ऑफ थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के थेरापेटिक एक्शन होते हैं ड्रग के. उसके बाद में हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और क्लींसिंग एजेंट मतलब सोप और डिटर्जेंट के साथ चैप्टर को फिनिश करेंगे. ओके गाइज, सो सबसे पहले हमने अबाउट ड्रग पढ़ा था कि व्हाट आर ड्रग्स. ड्रग की डेफिनेशन की एक टाइप का केमिकल है जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है 100 to 500 U अराउंड. U रेफर्स टू एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट होती है U. मेडिसिन के बारे में पढ़ा था. मेडिसिन एक टाइप का ड्रग ही होता है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थेरापेटिक और यूजफुल होता है. और ड्रग के या मेडिसिन के काम क्या है, तो मेडिसिन डायग्नोसिस, डिजीज़ के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के काम आता है. हमने केमिस्ट्री प्लस थेरेपी, केमोथेरेपी एक टर्म यूज पढ़ी थी, द यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट. ऐसे केमिकल का यूज़ जो कि थेरापेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाए, थेरापेटिक मतलब कहीं ना कहीं मेडिकली यूज़ किया जाए, उसे बोलते हैं केमोथेरेपी. फिर ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़े थे. 4 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े थे. पहला जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट था कि कैसे फार्माकोलॉजी में, फार्मेसी फील्ड में ड्रग का यूज आता है. तो ये ड्रग का क्लासिफिकेशन लाइक हम को रिलेट कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ कि जैसे डॉक्टर जो है एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम के लिए जब ट्रीटमेंट देता है तो वो ड्रग की होल रेंज उसके पास अवेलेबल होती है. ऐसा नहीं होता कि एक ही ड्रग होती है, नहीं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक पूरी होल रेंज उसके पास अवेलेबल होती है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में रखते हैं. दूसरा ड्रग एक्शन. ड्रग एक्शन जैसे पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर ड्रग एक्ट करती है. हमने हिस्टामाइन पढ़ा था. हिस्टामाइन की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए एंटीहिस्टामाइन यूज करता है. तो एंटीहिस्टामाइन यहाँ पे एक्शन ले रहा है हिस्टामाइन की एक्टिविटी को कम करने के लिए. उसके बाद में थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का, वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर उन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है. हाँ, इसमें एक छोटी सी बात कि अगर 2 ड्रग जिनके केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर हैं तो उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी सिमिलर होती है. और गाइज इसके बाद में लास्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं. अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग रीजंस की वजह से होती है. तो ऐसी ड्रग जो कि केवल कार्बोहाइड्रेट के ट्रीटमेंट में काम आए या केवल प्रोटीन्स के ट्रीटमेंट में काम आए, तो हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर ड्रग उस प्रोटीन को ही टारगेट कर रही है, दूसरी ड्रग कार्बोहाइड्रेट को टारगेट कर रही है. तो ड्रग के टारगेट के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट ये क्लासिफाई किया गया था. तो ये तो हुआ गाइस बात कि ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसा होता है.
अब हम देखते हैं कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होता है। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन मतलब कैसे ड्रग जो है वो टारगेट करता है। लाइक इस फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, इसी को हमने डिटेल में पढ़ा था। इसका पहला जो टाइप देखा था वो देखा था कि ड्रग एंजाइम पर कैसे टारगेट करता है। अब एंजाइम वर्ड के बारे में पढ़ा था। एंजाइम क्या होता है? एक टाइप का कैटालिटिक होता है, कैटालिस्ट होता है, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस में काम आता है। ओके, तो एक टर्म आप एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन हम रिसेप्टर से करेंगे। तो एंजाइम तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करता है बॉडी में, और रिसेप्टर क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है। ओके, तो एंजाइम क्या होता है? कैटालिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। एंजाइम के दो वर्क होते हैं। पहला, एंजाइम का पहला वर्क होता है टू होल्ड द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसको होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है? लेट्स से ये एंजाइम है, ये पर्पल कलर का एंजाइम है और यहाँ पर उसकी एक्टिव साइट येलो कलर की बताई गई है। मतलब सबस्ट्रेट जब इस एंजाइम पे कनेक्ट होगा तो वो इस पर्पल साइट पे कनेक्ट नहीं होगा, वो इसकी येलो साइट पे कनेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ उसकी एक्टिविटी होती है। तो जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम से कनेक्ट हो वो उसकी कहलाती है एक्टिव साइट। तो इस हिसाब से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। और सेकंड जो फंक्शन है, एंजाइम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। ये दो जो एंजाइम की फंक्शनैलिटी है। उसके बाद में अब ड्रग एंजाइम पर कैसे ड्रग एंजाइम पर टारगेट करता है, तो दो टाइप से टारगेट करता है। उससे पहले ऐसे ड्रग जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम करें, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करें, वो ड्रग कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। दो टाइप से ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकता है। पहला, उससे कंपटीशन करके, या दूसरा साइड वाइज। अब देखते हैं ये क्या बोला मैं। पहला, एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आने वाला था, तो सबस्ट्रेट की जगह ड्रग उससे पहले कंपटीशन करके आ जाता है। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट को होल्ड करने वाला रहता है वहां पे ड्रग उसकी जगह प्लेस हो जाता है। ड्रग उसकी जगह प्लेस हो जाता है तो एक तरह से कंपटीशन का काम करते हैं। तो इस टाइप के ड्रग को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, दूसरा टाइप का जब एलोस्टेरिक साइट पे आए। अब एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? एलोस्टेरिक साइट जो होती है, लाइक एक तो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है येलो वाली, और बची हुई पर्पल कलर की सारी साइट्स एलोस्टेरिक साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता है। तो इनहिबिटर क्या करता है, ड्रग क्या करता है, उसकी एलोस्टेरिक साइट मतलब एक्टिव साइट को छोड़कर बाकी सब साइट जहाँ पे दूसरी रिएक्शन हो, एलोस्टेरिक साइट पर कनेक्ट हो जाता है। तो इससे एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। अब पर्टिकुलर सबस्ट्रेट तो पर्टिकुलर शेप पे ही कनेक्ट होगा, बट अगर शेप ही चेंज हो गया तो वहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो सकता, और कनेक्ट नहीं होगा तो शेप एलोस्टेरिक साइट पर क्योंकि इनहिबिटर जुड़ गया तो शेप चेंज की वजह से ड्रग वापस सबस्ट्रेट वापस एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़कर प्रॉब्लमेटिक डिजीज क्रिएट कर रहा था, और जब सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलेंगे नहीं तो डिजीज या पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी नहीं होगी। ओके, और दूसरा जो था वो था रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। अब जो हमारा रिसेप्टर होता है उसमें क्या होता है कि एनिमल सेल के अंदर होता है। एनिमल सेल का एक छोटा सा पार्ट हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये इनर लेयर हो गई, ये आउटर लेयर हो गई, और यहाँ पे रिसेप्टर लग जाता है। अब रिसेप्टर कुछ इस टाइप से फिट रहता है कि रिसेप्टर इस आउटर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा बाहर निकला होता है।
और उसके वहां पे बाहर की तरफ बाइंडिंग साइट होती है, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट जहां पे मैसेंजर आता है। तो अल्टीमेटली हमको मैसेंजर को क्या करना है, एनिमल सेल में एंटर नहीं करने देना है, लेकिन कम्युनिकेशन तो करवाना है, वो रिसेप्टर का काम है। तो कैसे रिसेप्ट कम्युनिकेट भी कर ले और हमारी बॉडी भी खराब ना हो। तो होता क्या है, बाइंडिंग साइट पर केमिकल मैसेंजर आके अटैच होता है। अब सेल तो यहां था, केमिकल मैसेंजर अंदर नहीं आ पाया। ओके, सो फर्स्ट में बताया रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, रिसेप्टर ने केमिकल मैसेंजर को रिसीव करा। सेकेंड, यहां पे उसने मैसेज, जो केमिकल मैसेंजर है जिसके पास मैसेज होता है, वो मैसेज पास करा। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप मेंशन करेंगे और याद रखना है कि रिसेप्टर जब मैसेज एक्सेप्ट करता है केमिकल मैसेंजर से, तब रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट का शेप चेंज हो जाता है। ओके, और जब शेप चेंज हो जाता है तो शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। थर्ड स्टेप में केमिकल मैसेंजर वापस चले जाता है और रिसेप्टर अपनी इनिशियल शेप रीगेन कर लेता है। तो विदाउट एंटरिंग इन सेल, केमिकल मैसेंजर कैन सेंड मैसेज। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी में जो रीजन है वो जनरेट नहीं हो पाता। इसमें छोटी छोटी बातें, ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, वो ड्रग जो कि रिसेप्टर साइट पर बाइंड होते हैं और उसके नेचुरल फंक्शन को कम करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ओके, एंड दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग द मैसेज इज रिक्वायर्ड। और एक और टाइप का ड्रग होता है जो कि मिमिक और नेचुरल मैसेंजर को स्विच कर देता है, उसे बोलते हैं एगोनिस्ट। ओके, तो गाइस ये हुए ड्रग क्लासिफिकेशन और ड्रग टारगेट की बात। उसके बाद में हमने पढ़ा था थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अलग अलग टाइप के थेराप्यूटिक एक्शन पढ़े थे। पहला पढ़ा था एंटासिड्स, और एंटासिड में अबाउट एसिडिटी पढ़ी थी कि बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या करते थे। इसमें सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि प्रीवियसली यूज़ किया जाता था, उसका एग्जाम्पल देखा था। इसमें क्या था, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करते थे या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होने लगी और ये परफेक्ट एंटासिड्स नहीं था। इवन दो अल्सर्स भी हो जाते थे, और अल्सर्स जब एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद बढ़ जाते हैं तो स्टमक का वो पार्ट ही हटाना पड़ता है। तो आगे रिसर्च चलती रही और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी के लिए बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट एंटासिड्स डिस्कवर हुआ, दैट इज हिस्टामाइन। ओके, histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in stomach. ओके, और हिस्टामाइन के जो इंटरेक्शन है उसको लेट्स से प्रिवेंट करने के लिए टेगामेट यूज होता है। तो यहाँ पे टेगामेट भी जो है आपको याद रखना है, सेमिटिडाइन। और लेटर जो है ज़ेंटेक डिस्कवर हुआ, जो कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है एज ए एंटासिड्स, एसिडिटी एंड ऑल दिस। ओके, फिर उसके बाद में एंटीहिस्टामाइंस के बारे में हमने पढ़ा कि लेट्स से अगर बॉडी में हिस्टामाइन है और हिस्टामाइन की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पर्टिकुलर हिस्टामाइन के लिए पर्टिकुलर एंटीहिस्टामाइन यूज़ किया जाता है, जो कि हिस्टामाइन की एक्टिविटी को कम कर देता है। इसके एग्जाम्पल हमें डाइमेटाएप और सेल्डेन के याद रखने हैं। ओके गाइस, वेल, फिर उसके बाद में हमने न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के बारे में पढ़ा। इसमें दो टाइप के एक्टिव ड्रग पढ़े,
पहला ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरा एनाल्जेसिक्स। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? जो कि लेट्स से हमारे स्ट्रेस के लिए या मेंटल डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो न्यूरोलॉजिक एक्टिव ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नर्व सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, नर्व सिस्टम पे जाके टारगेट करते हैं, ओके, या एक्शन लेते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के हमने मूड चेंज करने के लिए न्यूराड्रेनालिन यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग एग्जाम्पल इसके छोटे छोटे हमने पढ़े थे। लेट्स से अगर नोराड्रेनालिन की अगर लेट्स से क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम हो गई तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स। और एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स और इनके थोड़े से एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जो कि रखना है इम्पॉर्टेंट, ओके। ट्रैंक्विलाइजर्स के बाद में हमने एनाल्जेसिक्स पढ़ा था। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैंक्विलाइजर्स में डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड जैसे वेरानॉल, एमाइटाइल, निम्ब्यूटाइल, न्यूमिनाल, ये सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कहलाता है बारबिटूरेट्स, ओके। बारबिटूरेट्स एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर बारबिटूरेट्स, ओके। देन एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स जो डायरेक्ट नर्व सिस्टम पे मेंटल कंफ्यूजन में या कॉन्शियसनेस में इनमें काम आते हैं। एनाल्जेसिक्स दो टाइप के होते हैं, या तो नॉन एडिक्टिव होते हैं, नॉन नार्कोटिक, या एडिक्टिव होते हैं, नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक जैसे हार्ट के लिए और टिश्यूज़ या पेन्स में स्केलेटल पेन के लिए हमारे एस्पिरिन यूज़ किया जाता है, ओके। एंड दिस वन एस्पिरिन, और फीवर वगैरह और इनके लिए पैरासीटामोल यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन की बात करें या पैरासीटामोल की बात करें, दोनों नॉन नार्कोटिक ड्रग हैं। और अगर इनको रेगुलर ले तो हैबिचुअल नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं एनाल्जेसिक्स जिनको अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा ले ली तो आप उनके एडिक्टिव हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे नार्कोटिक, जैसे मॉर्फिन। और अगर इनको एक लिमिट से ज़्यादा ले ली तो आदमी जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, ओके। लेकिन फिर भी कंट्रोल वे में, लाइक कैंसर के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, कार्डियक पेन के टाइम पर इसको मॉर्फिन को, हीरोइन को या कोडेन को हम लेते हैं, ओके। उसके बाद में एंटी माइक्रोबियल्स पढ़े थे हमने। जैसे कई हमारे बॉडी में डिजीज़ होते हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं या वायरस की वजह से होते हैं, फंगी की वजह से होते हैं, एंड ऑल एंड सो। तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, या तो किल करने के लिए, या उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए, आइदर उसको ख़त्म करो या उसको कम करो, एंटीबैक्टीरियल यूज़ करते हैं। सेम फॉर वायरस, फंगी एंड ऑल दिस। तो इसमें पहले हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक यस, जो कि वैसे तो होते हैं टॉक्सिक ही होते हैं, लो टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी में, ओके। इनिशियली इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री हमने पढ़ा था कि कैसे धीरे धीरे एंटीबायोटिक, तो जो शुरू में है, शुरू में पॉक्स को डिस्कवर करने के लिए एस्पिनामाइन, जिसे सेल्वर्सन भी बोलते हैं, वो डिस्कवर हुआ था, ओके। छोटी छोटी डिस्कवरियां हुई थी। उसके बाद में इसको जो है एल्ड्रिक ने
सेल्वर्सन का जब लेट्स से ओके सेल्वर्सन का जब ट्रीटमेंट या जब बनाया था स्ट्रक्चर, तो उसने एजोडाई का भी यूज़ करा था। तो सेल्वर्सन के टाइम पे AS आपस में कनेक्ट होते थे, तो उसने ऑब्जर्व करा कि अगर AS डबल बॉन्ड AS को नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के एटम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो एजोडाई बन जाता है, जो कि टिश्यू के कलरिंग एंड ऑल दिस आ जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्रोंटोसिल बाद में एंटीबैक्टीरियल एजेंट के उसमें बना और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा। धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी बढ़ती रही तो सल्फोनामाइड्स बना, और सल्फोनामाइड्स ही एक्चुअल में एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में एज ए रिवॉल्यूशन की तरह आया। ओके, सो गाइस, इसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक हमने देखे थे कि एंटीबायोटिक्स जो है या तो सिडाल टाइप के भी होते हैं या स्टैटिक टाइप के भी होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनको किल कर दें उसे बैक्टीरिसिडॉल बोलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स। और ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करें उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। देन एंटीबायोटिक्स को हमने थोड़ा सा आइदर किल और इनहिबिट करता है, अगर वाइड रेंज में तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की टर्म्स में पढ़ा था बैक्टीरिया को, और अगर दोनों को वो अफेक्ट करता है तो कहलाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अगर आइदर और को किसी एक को करता है तो नैरो स्पेक्ट्रम, और अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म में डिजीज करता है तो उसे बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके गाइस, और इसके छोटे छोटे एग्जांपल फिर हमने देखे। देन एंटीबायोटिक के बाद में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स पढ़ा था। एंटीसेप्टिक जो कि लिविंग टिश्यूज में यूज किया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट्स जो कि इनएनिमेट टिश्यू मतलब इनएनिमेट में यूज किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक के कुछ एग्जांपल जैसे फुरेसिन या सोफ्रामाइसिन, जो कि अगर लेट्स से हमें कहीं कट लग जाता है बॉडी में, वाउंड हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं या स्किन डिजीज हो जाती है तो हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। देन डिटॉल के बारे में पढ़ा था। डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल और एंड टर्पिनॉल। ओके, और उसी के साथ में हमने देखा था कि आयोडीन भी एक पावरफुल एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, और 2 to 3% अगर अल्कोहल सॉल्यूशन में आयोडीन को, अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर में आयोडीन को यूज करो तो उसको बोलते हैं ट्रिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखनी है। डिसइंफेक्टेंट्स लाइक जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में यूज आते हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम में, फ्लोर्स में एंड ऑल दिस। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे फिनॉल में। ओके, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों की तरह यूज आते हैं। जैसे फिनॉल को अगर 0.2% सॉल्यूशन में यूज़ किया जाए तो एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, और अगर फिनॉल की क्वांटिटी बढ़ा के 1% अराउंड कर दी जाए तो उसे एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जैसे क्लोरीन जो है अगर 0.2 to 0.4 ppm एक्वस सॉल्यूशन में या सल्फर डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं। देन लास्ट हमने पढ़ा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग टू जस्ट कंट्रोल द पॉपुलेशन। ओके, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके छोटे से एग्जांपल्स आप देखने थे। जैसे एक बार आप रीड करोगे, गो थ्रू कर लोगे तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं एक बार हो जाएंगे, और जस्ट आपको मेडिसिन और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में याद रखना है। तो अभी तक हमने अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो 10 to 15 भी नहीं हो रही। तो गाइस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट कि टर्म्स बहुत कम हैं, और अगर एग्जाम में पूछी जाए और अगर एक बार आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा तो वो क्वेश्चन एक तरह से बोनस हो जाता है।
आफ्टर दैट हमने केमिकल्स इन फूड पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो उसमें हमारे जो सिलेबस में है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स और क्लिनसिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जैसे नेचुरल जो है सुक्रोज, नेचुरल स्वीटनर जैसे सुक्रोज हो गया, केन शुगर एंड ऑल दिस, इससे ये तो नेचुरल हो गया। लेकिन क्योंकि इसमें लेट्स से कैलोरी की प्रॉब्लम होती है, कई थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उस वजह से सुक्रोज को अवॉइड करते हैं। तो साइंटिस्टों ने फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया जो कि सुक्रोज की तरह काम करता है, और इसमें अलग अलग टाइप के आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाए, जैसे एस्पर्टेम जो कि शुगर से 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है, सैकरिन जो कि 550 टाइम्स ज़्यादा, सुक्रालोज जो कि 600 टाइम्स ज़्यादा, और अल्टीमेटली एलिटेम जो कि 2000 टाइम्स ज़्यादा शुगर से स्वीट होता है। ओके, तो इस बारे में छोटी छोटी नॉलेज इसमें हमें मिली थी। इट्स नॉट मीन्स लाइक हार्ड टॉपिक, बट जस्ट फॉर नॉलेज इट्स प्रिटी मच सिंपल ओनली। ओके, और यहाँ पे आपको छोटी छोटी बात रखनी है, जैसे एस्पर्टेम है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और वाइडली एक्सेप्टेड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है, शुगर से 100 टाइम ज़्यादा है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इससे बढ़िया तो एलिटेम ही यूज़ कर लो जो कि शुगर से 2000 टाइम ज़्यादा स्वीट है, तो जरा सी वैल्यू ही उसकी सफिशेंट होगी। लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट है, और ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट है तो मीन्स अति हो गई, तो अति सर्वत्र वर्जित जैसे वाली बात होती है। तो इसको जो स्वीटनेस है जो है इसकी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम एलिटेम को यूज़ नहीं करते। ओके, देन सुक्रालोज ये हम यूज़ करते हैं, और एस्पर्टेम जो है वो कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन जो सुक्रालोज है वो कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। ओके, देन फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको सिंपल सोडियम बेंजोएट का एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, और सॉल्ट ऑफ सॉब्रिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड भी प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज आते हैं। ये चीज आपको छोटी छोटी याद रखनी है। देन क्लींसिंग एजेंट। क्लींसिंग एजेंट में हमने सोप और डिटर्जेंट को पढ़ा था। तो सोप कैसे बनते हैं, आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन सैपोनिफिकेशन याद रखनी होगी। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, जब फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ग्लिसरॉल के साथ बनता है सोडियम स्टीरेट। ओके, तो सोडियम, यहाँ पे सोडियम भी हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करा तो यहाँ बन जाएगा सोडियम स्टीरेट की जगह पोटेशियम स्टीरेट। तो सोप बनाना काइंड ऑफ सैपोनिफिकेशन। ओके, ये रिएक्शन मैं कहूँगा आप याद रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सोप पढ़े थे, जैसे टॉयलेट सोप, ओके, और ट्रांसपेरेंट सोप, ओके, मेडिकेटेड सोप, शेविंग सोप, ये अलग अलग टाइप के लॉन्ड्री सोप, अलग अलग टाइप के सोप हमने यूज करे थे। और यू कैन जस्ट गो थ्रू इट while reading only, you will get the what is the reason behind it और अलग अलग टाइप की चीजें क्या है। ओके, अब सोप की जो बात है, हार्ड वाटर में क्यों लेदर या फॉर्म जनरेट नहीं होते, क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट बनाते हैं। इस वजह से हार्ड वाटर क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम की सॉल्ट जिसमें होते हैं, आयंस जिसमें होते हैं,
वो हार्ड वाटर होता है। तो सोप अगर आप कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ मिलाओगे तो इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम के स्टेरेट बनते हैं जो कि फॉर्म जनरेट नहीं करते। पर डिटर्जेंट, दूसरी तरफ डिटर्जेंट जो होते हैं, जो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में लेदर जनरेट करते हैं, फॉर्म जनरेट करते हैं। क्यों? तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि सिंथेटिक के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, पहला एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा नॉन आयनिक। एनायनिक जो होता है जिसमें आप लेट्स से अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आयन आपको मिलेगा एनायनिक में। आपको नाम याद रखना है, ये जो एनायनिक है वो आपके सोप में या टूथपेस्ट में, हाउस होल्ड वर्क में जो सोप बनते हैं उसमें काम आते हैं। कैटायनिक जिसमें पॉजिटिव साइन है विथ हाइड्रोकार्बन चेन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी रहती है और नाइट्रोजन प्लस साइन में रहते हैं अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस जो कि कंडीशनर में यूज होता है। और लास्ट नॉन आयनिक, नॉन आयनिक वो जो कि लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट की तरह यूज होता है जिसमें नाइदर पॉजिटिव आयन नॉर नेगेटिव आयन होता है। स्टेरिक एसिड प्लस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें होता है। ओके, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है। तो गाइस ये चैप्टर अभी के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर की कंपटीशन वाइज अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे कंपटीशन सेक्शन में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। बट अभी के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना ही। और चैप्टर में अगेन रिपीटिंग किस हिसाब से इसको पढ़ना है, एक बार छोटे छोटे जो टर्म्स हैं आइदर मेडिसिन, ड्रग्स, एग्जाम्पल मतलब, और छोटी छोटी टर्म्स सैपोनिफिकेशन लाइक दैट, वो आपको अंडरलाइन करना है। उन्हें एक बार रफ नोटबुक में रिपीट करके डेफिनेशन एक बार राइट आउट कर लेनी है। और इस हिसाब से आपके मोस्ट ऑफ द अगर छोटे छोटे टर्म्स और एग्जाम्पल्स याद हो गए तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाए। तो गाइज अभी इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।